देखिए, चुनाव का दौर है और चुनाव के दौर में आज की जो ताज़ा स्थिति हम आपको बता दें। कांग्रेस की महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा आज कानपुर नगर में रहा। कानपुर नगर में ये किदवई नगर विधानसभा में कैंट में होते हुए ये अभी इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये रतनलाल नगर के जैना पैलेस के में उनकी जनसभा आयोजित करी गई है। अपार भीड़ और जन सैलाब यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आपको पहले बता दें कि गोविंदनगर विधानसभा में जो प्रत्याशी हैं वो करिश्मा ठाकुर हैं। करिश्मा ठाकुर उपचुनाव जो हुआ था उत्तर प्रदेश में 2019 में जो उपचुनाव हुआ था उसमें ये हारी थी। उस समय जो विधायक जीते थे वो सुरेंद्र मैतानी थे और बीजेपी के विधायक थे। ये जीत इन्होंने दर्ज करी थी, लेकिन इस समय परिस्थितियां गोविंदनगर विधानसभा में बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो जन सैलाब दिखा है वो बिल्कुल ही अलग है। और दो बातें आपको समझनी होंगी, क्योंकि पहली चीज़ जो है, लोग बीजेपी से खासा नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है जो कांग्रेस को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो स्थिति बीजेपी की है वो 50-50 की स्थिति यहाँ पर मानी जा रही है। यानी गोविंदनगर विधानसभा का जो चुनाव इस बार रहेगा वो अच्छी तरीके से यहाँ पर भिड़ंत हो सकती है। और उम्मीद ज़्यादातर यही जताई जा रही है कि यहाँ पर जो पड़ला भारी होने वाला है वो कांग्रेस का, यानी करिश्मा ठाकुर का यहाँ पर हो सकता है। और प्रियंका गांधी बिल्कुल अभी यहाँ पहुँची हैं। आप आवाज़ बैकग्राउंड में सुन सकते हैं कि जिस तरीके से वो उत्साहित हैं और जनसभा को संबोधित कर रही हैं। वो आप इस चीज़ को समझिए कि आप बड़ा मैदान है वो पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। सीट जो हैं वहाँ पे वो सब फुल हैं। लोग छतों पर खड़े हुए हैं और सुरक्षा के दौरान पर यहाँ पर हर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी तैनात हैं। लिहाजा आपको ये चीज़ बता दें कि बहुत ज़बरदस्त टक्कर इस बार होने वाली है। 2022 का जो चुनाव होगा और 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। तीसरे चरण का मतदान होना है जिसको लेकर यहाँ की जनता भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित यहाँ पर नज़र आ रही है। अब सवाल एक बात ये भी है कि प्रियंका गांधी के आने के बाद यहाँ पर क्या बदलाव होगा या क्या रुझान होने वाला है यहाँ पर लोगों का। ये तो एक चीज़ और समझिए कि प्रियंका गांधी के आने से, यानी जो जिस तरीके से ये जन संवाद कर रही हैं उसको देखकर लग रहा है कि चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ये इन्होंने जो कानपुर में रैली करी है उसको लेकर यहाँ पर एक बड़ा सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो चुनाव होने वाला है, गोविंदनगर विधानसभा का जो चुनाव है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस की बड़ी टक्कर आपको देखने को यहाँ पे मिल सकती है। और उम्मीद यहाँ पर जिस तरीके का माहौल बनता जा रहा है, वहाँ एक उम्मीद यहाँ पर कांग्रेस के लिए लगाई जा सकती है। उन्होंने ये भी बात बोली कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर रहे हैं मोदी जी और सारे संस्थान अपने जो हैं मित्रों को बांट रहे हैं, तो रोजगार की एक स्थिति यहाँ पे कैसे होगी। यहाँ पर रोकना होगा। अगर हम लोगों ने सरकारों को नहीं रोका। उन्होंने अपने परिवार के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से पिता और दादी के उनके लिए जिस तरीके से कत्लेआम हुआ, वहाँ पर उनको मार दिया गया, उनका भी जिक्र अपने इस भाषण में उन्होंने किया। उन्होंने साफ तौर पर जैसे ही उन्होंने इस तरीके वाला प्रियंका गांधी के जयकारे के नारे वहाँ पे लगने लगे और भीड़ यहाँ पर जिस कदर बड़ी थी वो भी आप देख सकते हैं कि पैर रखने तक की जगह यहाँ पर नहीं है। प्रियंका गांधी को सुनने के लिए, प्रियंका गांधी को देखने के लिए लोग दूर दूर से, आसपास के और लोग यहाँ पर आए थे। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस पार्टी आपके पिछले कई सालों से आपके लिए लड़ाई लड़ रही है, हमेशा आपके लिए खड़ी हो रही है। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे उन्नाव का कांड हो, हर जगह वो आपके लिए खड़ी है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को भी ये समझना चाहिए, कांग्रेस पार्टी का साथ आपको देना चाहिए और ऐसी सरकारों को ज़मीन से उखाड़ के फेंकना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की सरकार उत्तर प्रदेश में है उस सरकार को बदलना बहुत ज़रूरी है।
प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी का भी जिक्र किया। लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से अजय कुमार टेनी के बेटे ने जिस तरीके से किसानों को रौंदा है, वो भी जिक्र किया। किस तरीके से निर्दयी सरकार के जो मंत्री हैं उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया, तो कानून व्यवस्था किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बरकरार रह पाएगी, इसका भी उन्होंने काफ़ी ज़ोर से मुद्दा उठाया। और उन्होंने कहा कि जनता इस समय जवाब देने के लिए 20 तारीख का जो दिन मुकर्रर किया गया है उसमें ज़ोरदार जवाब जनता उनको देगी। प्रियंका गांधी ने नोटबंदी का भी जिक्र किया। जिस तरीके से नोटबंदी को विफल बताया है कि 99% जो काला धन था वो वापस आ गया, और मोदी सरकार ने जिस तरीके से नोटबंदी करके देश का बंटाधार किया है उसको लेकर जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। प्रियंका गांधी ने एक कानून व्यवस्था को भी मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्नाव का कांड हुआ, अन्य बुलंदशहर का कांड हुआ, हाथरस का कांड हुआ, जिस तरीके से योगी सरकार जवाबदेही नहीं दे पा रही है, यानी किसी तरीके से कानून व्यवस्था को लीपापोती करने में योगी सरकार रही है और उसका पूरी तरीके से साथ मोदी सरकार उसका दे रही है। यानी किसी ना किसी तरीके से योगी सरकार को बचाया जाए, और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है पूरी तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से फेल हुआ है। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन पे बार बार लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र भी किया। उन्होंने इस बात को भी जिक्र किया कि जिस तरीके से बैंकों में घोटाला हुआ, पिछली बार 1-2 दिन पहले ही एक घोटाला उजागर हुआ। बैंक का सबसे बड़ा घोटाला, लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा घोटाला मोदी सरकार में हुआ, और जिसने घोटाला किया वो गुजराती ही है। यानी साफ तौर पे उन्होंने इशारा किया कि मोहुल चौकसी और जितने भी घोटालेबाज रहे हैं, नीरव मोदी और जितने भी अन्य लोग रहे हैं, उनका हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो घोटालेबाज सरकार रही है वो बीजेपी की ही सरकार रही है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो आने वाले दिनों में इन लोगों पर जबरदस्त कार्रवाई भी करी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कोरोना काल में जिस तरीके से मौतें हुई हैं, सरकार विफल रही है। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि लाशें जो हैं वो गंगा किनारे किस तरीके से बहा दी गई हैं। योगी सरकार ऑक्सीजन देने में असफल रही, बेड देने में असफल रही। प्रियंका गांधी ने अपने मुद्दे पर उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर भी उन्होंने बोला कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने के लिए आपके घर घर आएंगे। आप वहां पर ज़रूरत नहीं है उनके बहकावे में आने के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कीमती वोट जो उस जगह आपको देना है जो रोजगार की बात करे, जो किसानों की बात करे। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कहा कि वो आपको आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहते हैं। उन्होंने साफ तौर पे मोदी सरकार पर निशाना साधा और योगी सरकार को भी निशाना साधा कि वो रोजगार पे बात नहीं करती है। उसका कारण है कि अगर आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो उनकी जो दाल है वो गलने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं एक तरफ योगी और मोदी को साफ तौर पर उन्होंने इशारा कर दिया है कि आने वाले दिनों में अब उनका राज ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, जिसको लेकर जनता भी जागरूक हो चुकी है। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन पे कहा कि काला धन यहाँ पर तो नहीं आया, आपने कभी यहाँ काला धन को देखा? किसान किस तरीके से यहाँ पर मजबूर है वो भी आप देख सकते हैं। लखीमपुर की घटना भी उन्होंने यहाँ पर जिक्र किया। जिस तरीके से किसान धरने पर बैठे थे, 1 साल से ऊपर हो गए थे, मोदी सरकार ने उनकी बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने कई ऐसे मुद्दों को रखा यहाँ पर जनता के सामने, और काफ़ी ज़्यादा उत्साही दिख रही थी, काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक दिख रही थी। हालांकि सुबह से ही प्रियंका गांधी दौरे पर थी, और आज जो अभी है वो आखिरी इनका दौरा, बहुत कम समय के लिए ही उनका संबोधन रहा। यहाँ पर जो बीजेपी के जो लोग हैं उन पर उन्होंने सीधे तौर पे निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार झूठ और फरेब की सरकार है। इसने झूठ और फरेबी सिर्फ बोला है। 15 लाख आपके खाते में आएंगे, उसकी कोई उन्होंने बात नहीं करी है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में प्रियंका गांधी ने जोर शोर पे उन्होंने बोला। और ये चुनावी रैलियां हैं। 20 तारीख को जो है वो वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग के बाद रिज़ल्ट जो आएगा वो 10 मार्च को आएगा। वहीं पर ही किला कौन फतेह करेगा अंदाज़ा वहीं से आपको लगने लगेगा। हाल फिलहाल पहले चरण और दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है, जिससे अंदाज़ा आप साफ तौर पर लगा सकते हैं कि वोट जो है किस तरफ खिसकता हुआ नज़र आ रहा है।